आज हम एक और ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं, डेट इज़ एकोनाइट। एलन की नोट्स के हर एक लाइन को मैं बताऊंगा, हर एक लाइन को समझाऊंगा, ताकि एलन की नोट पढ़ने टाइम आप लोगों को कुछ परेशानी ना झेलना पड़े। एलन की नोट लेके बैठिएगा। स्टार्ट करते हैं। एकोनाइट, इसे एकोनाइट नेपेलस कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल वर्ड से हम लोग एकोनाइट यूज़ करते हैं। ये एक एक्यूट मेडिसिन है, ठीक है। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना दिन रहेगा? 2 आवर्स टू 2 डेज के आसपास, 6 आवर्स टू 2 डेज के आसपास। इसको प्रूव किसने किया था? हैनीमैन ने किया था। और ये किस चीज़ से बनता है? ये बनता है आपका होल लिविंग प्लांट्स इंक्लूडिंग रूट्स, ठीक है। तो अब इसका फैमिली नेम क्या है? इसका फैमिली नेम हो गया रेननकुलेसी, और इसका जो कॉमन नेम है उसके बोलते हैं मोंगसुड, ओके। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, डेट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ जनरली इंडिकेटेड इन एक्यूट और रिसेंट केसेस। ये मोस्टली एक्यूट केसेस में डिनोट किया जाता है, एक्यूट केसेस में, ओके। ऑकरिंग इन यंग पर्सन्स में जो जवान पर्सन है उसमें होगा, स्पेशली गर्ल्स ऑफ फुल प्लिथोरिक हैबिट हु लीड अ सीडेंट्री लाइफ। गर्ल्स में होगा जिनका जो फेस होता है वो रेड होता है, बहुत ब्लड सप्लाई होता है फेस में, उसे ही कहते हैं प्लिथोरिक हैबिट। हु लीड्स अ सीडेंट्री लाइफ, जो ऐसे ही नॉर्मल लाइफ जीते हैं विदाउट एक्सरसाइज का। पर्सनस ईजिली अफेक्टेड बाई एटमॉस्फेरिक चेंजेस, ऐसे पर्सन जो कि एटमॉस्फेरिक चेंजेस जो होते हैं उससे ईजिली अफेक्ट हो जाते हैं, जैसे उन्हें जल्दी कोल्ड लग जाता है, जल्दी सर्दी लग जाता है ऐसे। डार्क हेयर, पर्सन जो होंगे उनके डार्क हेयर रहेंगे, आइज भी डार्क होगी। रिजिड मस्कुलर फाइबर, उनका जो बॉडी होगा वेल बिल्ड होगा, मसल्स अच्छा खासा डेवलप्ड होगा। अब आते हैं मेंटल जनरल्स की तरफ। तो देर इज ग्रेट फियर एंड एंजाइटी इन द माइंड, ओके। बहुत ज़्यादा फियर होगा, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगा माइंड में, रेस्टलेसनेस होगा, थोड़ा डर होगा बहुत। ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी, बहुत नर्वस होंगे वो लोग। एफ्रेड टू गो आउट, ठीक है। वो लोग बाहर जाने से डरेंगे, बाहर नहीं जाने चाहेंगे वो लोग, क्राउड में नहीं जाना चाहेंगे। या फिर अगर कहीं ऐसा प्लेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, ठीक है, पीपल का, या फिर क्रॉस द स्ट्रीट, मतलब अगर जो स्ट्रीट क्रॉस करते हैं जहाँ पे बहुत दिमाग लगता है, वहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट रहता है, बहुत लोग स्ट्रीट क्रॉस कर लें, या फिर कोई गैदरिंग है, या फिर ऐसा कोई क्राउड है, वहाँ वो लोग जाना नहीं चाहते हैं, डेफरेड होते हैं, डर लगता है उनको। द काउंटिनेंस इज एक्सप्रेसिव टू फियर, उन्हें डर लगता है। लाइफ इज रेंडर्ड मिजरेबल बाई फियर, उनकी लाइफ एकदम खराब हो जाती है, इतना डर लगता है उन्हें। लाइफ इज रेंडर्ड मिजरेबल, ठीक है। इज श्योर हिज डिजीज विल प्रूव फेटल, उन्हें डर लगता है कि उनका जो बीमारी है, कोई भी बीमारी है, वो कहीं उनके लिए डेथ का कारण ना बन जाए। प्रेडिक्ट्स द डे ही विल डाई, वो तो अपने प्रेडिक्ट करने लगते हैं कि मैं इस दिन मर जाऊंगा। फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है अगर, तो उसे डर लगने लगता है डेथ का प्रेगनेंसी के समय में। नेक्स्ट मेंटल जनरल है रेस्टलेस है, वो एंशियस है, मतलब वो एकदम रेस्टलेस है, बहुत घबराहट रहता है उसमें। डज एवरीथिंग इन ग्रेट हेस्ट, बहुत जल्दी जल्दी सारा काम करता है। ग्रेट हेस्ट मतलब मस्ट चेंज पोजीशन ऑफन, हमेशा अपना पोजीशन जो है चेंज करते रहता है, एक जगह पे नहीं बैठा रहता है। एवरीथिंग स्टार्टल्स हिम, उसे हर चीज़ जो है वो शॉक की तरह लगता है, हर चीज़ से वो चौकन्ना हो जाता है। Henneman says, whenever aconite is chosen homeopathically, you must all above observe the moral symptoms and be careful that it closely resembles them. The anguish of mind, the body, the restlessness, the disquiet not to be allayed. मतलब जो डिस्क्वाइट है, मतलब उसका जो एंशियस माइंड है वो ठीक नहीं होता है। एंशियस माइंड है, रेस्टलेस जो है वो सब उसका अच्छा नहीं हो पाता है, वैसे ही रह जाता है, बहुत उसे डर लगता है। तो हैनीमैन यही बोल रहे हैं कि ये सब कारण एकोनाइट को जब भी चूज करे तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। एंग्विश ऑफ माइंड को, रेस्टलेसनेस को, और जो उसका नर्वसनेस है इसको, मेंटल एंजाइटी को देखना पड़ेगा, वरी को देखना पड़ेगा। फियर एकम्पनीज द मोस्ट ट्रैवल एलिमेंट, यही जो फियर है, वरी है, मेंटल एंजाइटी, मेंटल बेचैनी जो है वो इसका मेन कारण है, ठीक है। म्यूजिक इज अनबियरेबल, उसे म्यूजिक से एकदम लगाव नहीं होगा, उसे मन नहीं करेगा म्यूजिक सुनने का। म्यूजिक इज अनबियर मेक्स हर सैड, उसको वो दुखी कर देता है म्यूजिक, ठीक है। समाइना भी एक है जो सैड कर देता है म्यूजिक सुनने पे। और मेंसेस के दौरान नेट्रम कार्ब यूज किया जाता है म्यूजिक जब अनबियरेबल हो जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द फिजिकल जनरल्स। कंप्लेंट कॉज बाय एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई कोल्ड एयर, अगर कोल्ड एयर है, ड्राई कोल्ड एयर है, ठीक है,
या नॉर्थ से या वेस्ट से विंड आ रहा है, जो हवाएं बहती है उसके एक्सपोजर से, एक्सपोजर टू ड्रॉट्स ऑफ कोल्ड एयर वाइल इन परस्पिरेशन, अगर बहुत पसीना आ रहा है उस समय अगर ठंडा लग जाता है, जैसे आप एसी में जाते हैं तो उस समय ठंडा लग जाता है, तो उसके लिए। फिर बैड इफेक्ट्स ऑफ चेक्ड परस्पिरेशन, वही बहुत ज़्यादा मतलब आपको स्वेटिंग हो रहा है, इसके चलते ड्राई कोल्ड एयर लग रहा है आपको उसके बाद, तो उसके लिए हो जाता है। फॉर द कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेक प्लेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई भी बीमारी है अगर उसका लोकलाइजेशन, अगर वो बहुत ज़्यादा सीवियर केस में नहीं एंटर किया है, अभी जस्ट जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है वो इन्फ्लेमेशन या फिर वो डिजीज़, तो एकोनाइट देने पे वो रुक जाता है, वो ठीक हो जाता है, उससे आगे बढ़ने नहीं देता है एकोनाइट, यही बोला गया। लेकिन बाद में जब वो फुली डेवलप हो जाएगा तब एकोनाइट यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आते हैं पेन्स। पेन्स कैसी होगी? पेन्स आर अनटॉलरेबल, उससे टॉलरेट ही नहीं हो पाएगा, पेन उससे झेला ही नहीं जाएगा। दे ड्राइव इन क्रेजी, वो पागल हो जाता है पेन के चलते। ही बिकम्स वेरी रेस्टलेस, बहुत ज़्यादा वो बेचैनी हो जाता है उसमें। और एट नाइट, नाइट पे पेन ज़्यादा होगा, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिंग सिस्टम पे देखते हैं तो एमिनोरिया एंड प्लिथोरिक एंगल्स। एमिनोरिया मतलब क्या होता है? एमिनोरिया मतलब होता है कि लॉस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रुक जाता है, ठीक है, एमिनोरिया। इन प्लिथोरिक एंगल, जिसका जो फेस में बहुत ब्लड सप्लाई है, बहुत रेड फेस है, वैसे गर्ल्स में। आफ्टर फ्राइट, अगर आफ्टर फ्राइट के चलते हुए डर के कारण ऐसा हो गया, या फिर सप्रेशन ऑफ मेंसेस, मतलब टू प्रिवेंट सप्रेशन ऑफ मेंसेस के लिए बेकोनाइट दिया जाता है, ठीक है। डर के कारण अगर मेंसेस जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अगर सप्रेस हो जाता नहीं आता है तो उसके लिए बेकोनाइट यूज़ होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, डेट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, एकोनाइट के रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कफ में, क्रूप में। व्हाट इज़ क्रूप? ओके, तो क्रूप क्या होता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है, ठीक है। कफ तो आप लोग को पता ही है, खांसी हो गया, उसके बाद कैसा होगा वो? ड्राई होगा, होर्स होगा, सफोकेटिंग होगा, लाउड क्रोकिंग साउंड, बहुत ज़्यादा उसका साउंड बहुत हार्ड होगा, क्रोक जैसा साउंड होगा, रिसलिंग विस्लिंग जैसा साउंड होगा, ठीक है। मतलब ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ बज गया, ऐसा मतलब वैसा साउंड लगेगा, ठीक है। और अगर इनहेलेशन के समय ऐसा हो रहा है तो कॉस्टिकम लगेगा, कॉस्टिकम लगेगा एक्सपीरेशन के समय अगर ऐसा हो रहा है तो, ठीक है, और एकोनाइट के साथ। और अगर इनहेलेशन के टाइम ऐसा हो रहा है तो स्पोंजिया लगेगा, ठीक है। और ये कैसे होगा? ऐसा कफ कैसे होगा? ये कफ का फीचर ऐसा कैसे होगा? जब ड्राई कोल्ड एयर और ड्राफ्ट ऑफ विंड, बहुत सारे कोल्ड एयर लग जाते हैं अगर, या एक झोंका में अगर ठंडा एयर लग जाता है, जैसे ठंडा का मौसम है, ठंडा लग गया, गर्म का अगर मौसम है, उस समय अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हवा मिल गया एसी या कूलर से तो लग जाता है ठंडा, उसके कारण हो गया। नर्वस सिस्टम का क्या इफेक्ट है देखते हैं तो ऑन राइजिंग फ्रॉम अ रिकम्बेंट पोजीशन, रिकम्बेंट पोजीशन मतलब सिटिंग पोजीशन या रेस्ट पोजीशन, द फेस, रेड फेस बिकम डेथली पेल। अब यहाँ पे जो प्लिथोरिक में हम लोग मेनली यूज़ करते हैं इसको, तो अगर जो बहुत रेड फेस है वो रेड से अगर डेथली पेल बन जाए, पेल उसका कलर जो है डाउन हो जाए, या फिर ही बिकम्स फेंट और गिडी एंड फॉल्स, या फिर उसे चक्कर आने लगे और वो गिर जाए, घूमने लगे माथा, अगर ऐसा हो। या फिर ही फियर्स टू राइज अगेन, अगर वो गिर जाए और उसको चक्कर आने लगे, वो वापस जो गिरने के बाद वो उठने पे डरता है, ठीक है, ऐसा होने लगेगा। ऑफन एकम्पनीड बाय वैनिसिंग ऑफ साइट एंड अनकॉन्शियसनेस, वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, उसके दिमाग में कुछ नहीं पता चलेगा उसको क्या हो रहा है उसके साथ, या फिर उसका जो आई साइट है वो धुंधला पड़ने लगेगा ऐसा चक्कर आने के चलते। कन्वोल्यूजन्स मतलब थरथराना जो होता है, ऐसे ऐसे थरथराया जो जाता है जब ठंडा लगता है, ऐसा कुछ। तो कन्वोल्यूजन्स क्या? जब शेकिंग होने लगता है, इनवॉलेंट्री शेकिंग होने लगता है बॉडी का, थर थर काँपने लगता है आदमी। तो इन कन्वोल्यूशन कब? ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन, जब चिल्ड्रन का टीथ निकलता है तब कन्वोल्यूजन्स होता है। या फिर हीट के चलते, जर्क के चलते कन्वोल्यूशन, या फिर ट्विचेस ऑफ सिंगल मसल्स, या फिर ट्विचेस ऑफ सिंगल मसल्स के चलते होगा। या फिर चाइल्ड ग्नॉज इट्स फिट्स फ्रेट्स एंड स्क्रीम, चाइल्ड जो है अपने हाथ को मुट्ठी बांध के दांत से पूरा काटने लगेगा, और वो काटते काटते, मतलब फ्रेट मतलब क्या होता है? काटते काटते पूरा छिल जाना, छिला देना, ठीक है। ग्नॉ मतलब पूरा काटना, उसको दांत से काट लेना। और ऐसे करते करते वो अगर चिल्ला रहा है, स्किन अगर हॉट है, ड्राई है, हाई फीवर अगर है उसके उसमें। अब आते हैं फीवर में, तो फीवर का क्या है सिम्टम? तो मेनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में भी, ठीक है, कि एकोनाइट का फीवर बताने के लिए। तो एकोनाइट का फीवर क्या होगा? स्किन ड्राई एंड हॉट, तो स्किन जो होगा वो एकदम ड्राई हो जाएगा, गर्म तपने लगेगा, फेस जो हो जाएगा रेड हो जाएगा, पेल हो जाएगा, कलर कलर डाउन हो जाएगा, ठीक है, या फिर पेल एंड रेड अल्टरनेटिवली, ठीक है, कभी पेल होगा कभी रेड होगा। बर्निंग थ्रस्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने का मन करेगा, एकदम लगेगा नहीं बिना पिए रह नहीं सकते हैं।
इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस, एकदम दिमाग का दही बन जाएगा, एकदम मतलब दिमाग से कुछ मन नहीं करेगा कुछ करने का, एकदम रेस्टलेस हो जाएगा आदमी। टॉसिंग अबाउट इन एगोनी, इधर उधर भटकते रहेगा नर्वसनेस में, टेंशन में, ठीक है। बिकम्स इनटॉलरेबल टुवर्ड्स इवनिंग एंड नॉट गोइंग टू स्लीप, स्लीप जाने टाइम या फिर इवनिंग टाइम बहुत ज़्यादा ऐसा होगा, ठीक है। एकोनाइट शुड नेवर बी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो इसे ज़रूर याद कर लेना। सो एकोनाइट शुड नेवर बी गिवन सिंपली टू कंट्रोल द फीवर, केवल फीवर को कंट्रोल करने के लिए एकोनाइट नहीं देना चाहिए। नेवर अल्टरनेटेड विथ अदर ड्रग्स फॉर दैट पर्पस, फीवर को कंट्रोल करने के लिए नहीं देना चाहिए या फिर उसके फीवर को कंट्रोल करने के लिए दूसरे ड्रग के साथ अल्टरनेट करने के लिए नहीं देना चाहिए। यहाँ पे एनिमल बोल रहे हैं कि इफ़ इट बी अ केस रिक्वायरिंग एकोनाइट नो अदर ड्रग इज नीडेड, एकोनाइट विल क्योर द केस। अगर वो केस है टोटलिटी ऑफ सिम्टम करके, अगर वो केस है और एकोनाइट लग रहा है तो कोई अदर ड्रग का ज़रूरत नहीं है, दूसरा कोई मेडिसिन का ज़रूरत नहीं है, एकोनाइट उसे ठीक कर ही देगा, ठीक है। अब अनलेस इंडिकेटेड बाय द एक्साइटिंग कॉज इन नियरली ऑलवेज इंजूरियस इन फर्स्ट स्टेजेस ऑफ टाइफॉइड फीवर, सो टाइफॉइड फीवर में नहीं देना रहता है अगर वो बहुत इंजूरियस रहता है, ठीक है, ठीक है। अनलेस इंडिकेटेड बाय द एक्साइटिंग कॉज, अगर एकदम इंडिकेट कर रहा है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम एकदम इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, एक्साइटिंग कॉज इंडिकेट कर रहा है, तभी दे सकते हैं एकोनाइट, वैसा टाइफॉइड फीवर में, लेकिन टाइफॉइड फीवर में नहीं देना चाहिए इसे। ऑलवेज इंजूरियस इन द फर्स्ट स्टेजेस। अब इसके मोडालिटीज़ देख लेते हैं। तो एग्रावेशन कब कब ये बढ़ जाता है इसकी बीमारी, तो इवनिंग में बढ़ जाएगा, रात में बढ़ जाएगा। पेन्स आर इनसपोर्टेबल, पेन जो है बहुत दर्द करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इन वार्म रूम, जब जब वो गर्म रूम में जाएगा तो उसका एग्रावेशन हो जाएगा, बढ़ जाएगा बीमारी, बढ़ जाएगा उसकी तकलीफ़ें। व्हेन राइजिंग फ्रॉम बेड, जैसे वो बेड से राइज करता है उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती है। लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, जैसे ही वो राइट या लेफ्ट में जो भी उसके अफेक्टेड साइड हो रहा है, जिस तरफ उसका भी बीमारी है उस तरफ अगर लाई कर रहा है तो उससे बढ़ जा रहा है ये भी। और इसके साथ दो ड्रग्स भी हैं, डेट इज़ हेपार एंड नक्सवोमी का, ये भी दे सकते हैं उस समय। एमुलेशन, कब उसकी बीमारी जो है वो अच्छी हो रही है, तो इन द ओपन एयर, ओपन एयर में उसकी बीमारी जो है अच्छी लगी है, उससे पेशेंट को अच्छा लगता है, ठीक है, उससे बीमारी जो है घट जाती, कम हो जाती है। और कैसे ओपन एयर में और कौन कौन से मेडिसिन है जिसका एम्बुलेशन होता है, डेट इज़ एलम हो गया, मैककार्प, पल्सैटिला सेबाइना हो गया, ठीक है, ये सब भी हो गया। अब आते हैं इसके रिलेशंस में, ठीक है। तो रिलेशंस में कंप्लीमेंट्री मेडिसिन कौन कौन से मेडिसिन के साथ दे सकते हैं या फॉलोज वेल कर सकते हैं, मतलब इसके बाद रिपीट कर सकते हैं जो इसके साथ साथ चले। तो टू कॉफ़िया इन फीवर, फीवर में कॉफ़िया दे सकते हैं, कॉफ़िया। फीवर स्लीपलेसनेस इनटॉलरेंस ऑफ पेन में फीवर हो जाएगा, ठीक है, कॉफ़िया हो जाएगा। इंटॉलरेंस ऑफ पेन में फीवर में कॉफ़िया हो जाएगा। अब अर्निका इन ट्रोमेटिज्म, अर्निका में यूज़ हो जाएगा, ठीक है, अर्निका में यूज़ होगा, अर्निका के साथ यूज़ होगा किस में, ट्रोमेटिज्म में, ठीक है, ट्रॉमा हो जाएगा जब। सल्फर इन ऑल केसेस, सल्फर को हर केस में इसके साथ अल्टरनेट कर सकते हैं, कंप्लीमेंट कर सकते हैं। रियरली इंडिकेटेड इन फीवर्स विच ब्रिंग आउट इरप्शन, वही टाइफॉइड फीवर में नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसे फीवर में जैसे स्कारलेटिना फीवर हो गया जिसमें इरप्शन हो जाता है, ठीक है, जैसे रैशेस बन जाता है, ऐसा वाला कुछ फीवर में नहीं करना, जैसे मीजल्स हो गया, ये सब में नहीं देना चाहिए मोस्टली अगर फीवर लगा है तो। एकोनाइट इज़ द एक्यूट ऑफ सल्फर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाला चीज़ है, एकोनाइट इज़ द एक्यूट ऑफ सल्फर, ठीक है। सल्फर एक क्रोनिक मेडिसिन हो गया, तो अगर सल्फर एक क्रोनिक मेडिसिन होगा तो उसका एक्यूट कौन होगा, एकोनाइट होगा, एकोनाइट पहले देंगे, ठीक है। या फिर क्रोनिक के बाद अगर कोई एक्यूट कंडीशन अराइज हो रहा है तो एकोनाइट देंगे। सो एंड बोथ प्रीसीड एंड फॉलो इट इन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, सो दोस्त एक दूसरे को फॉलो करेगा, प्रीसीड करेगा, एक दूसरे के साथ दे सकते हैं, एक दूसरे के बाद दे सकते हैं इन इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एकोनाइट। So hope you like the video and do subscribe to our YouTube channel. Okay, do subscribe to our YouTube channel for more interesting videos like this. Okay, so and I will come with another drug in next video. So hope you like the video and hope you would have understood the Allen keynotes well of Econite. So thank you for now.